हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूं फहद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में। इस सेशन पे हम जानेंगे कि मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन क्या चीज़ है और वो किस प्रोसेस पर बेस करता है। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो हम अपकमिंग डेज़ पर कवर अप करेंगे या प्रीवियसली जितनी चीज़ें हमने कवर अप की हुई हैं, और हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो का जो है प्री रैकेजिट होता है, क्योंकि उसी बेस पर हम सारी चीज़ों को सेशन वाइज और नंबर वाइज जो है अपलोड कर रहे हैं। तो प्रीवियसली सेशन पे जहाँ पर हमने स्टोकेस्टिक प्रोसेस एंड डिटरमिनिस्टिक को किया, इसी तरह लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ये दोनों वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन को समझने के लिए। तो ये तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जैसे फहद हुसैन सी से सर्च करके यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोज़ मौजूद हैं, विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है, जहाँ पर आने के बाद तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। चैनल पे अगर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बरोज़ जानकारी मिलती रहे और उसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ आप सीख सकें। आप मेरे ब्लॉग पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो प्रीवियसली सेशन पर जहाँ पर हमने स्टोकेस्टिक प्रोसेस एंड डिटरमिनिस्टिक को जान रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा था कि सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, और लॉ ऑफ लार्ज नंबर में हमने देखा था कि जब जब हम अपने प्रोसेस के काउंट को बढ़ा रहे थे तो हम अपने एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकल जो प्रोबेबिलिटी थी एक्सपेरिमेंटल को उसके करीब लेके जा रहे थे। तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर में हमने वीक भी देखा था और स्ट्रॉन्ग भी देखा था। तो वो सारी चीज़ें जानने के बाद मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन को हम बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली सिमुलेशन है क्या चीज़। तो सिमुलेशन को समझने का आसान सा तरीका ये है कि एक्चुअली जब भी कोई डिवाइस बनाई जाती है तो हमारी पहली कोशिश ये होती है कि उसको हर तरह से टेस्ट किया जाए। तो उस टेस्टिंग के लिए हम पहले एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, और उस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर देखते हैं कि उस प्रोसेस को किस किस तरह से चलाया जा सकता है, ताकि अगर उसका फेलियर हो तो हम अपने डिवाइस को जो है लॉस ना कर सकें। तो इसकी आसान सी एग्जांपल ये हो सकती है कि जब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर या स्मार्टफोन iOS के अंदर कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो डायरेक्टली हम उसे मोबाइल पर रन नहीं करते, बल्कि हमारी कोशिश ये होती है कि एंड्रॉयड स्टूडियो पर मौजूद सिमुलेटर को या एमुलेटर को चलाएं, जिसमें हम उस आउटपुट को देख सकें, उसको टेस्ट कर सकें हर तरीके से। तो यही कॉन्सेप्ट सिमुलेशन का फर्दर प्रोसेस में भी आता है, इधर वो फिजिकल किसी कंपोनेंट पे अप्लाई किया जा रहा हो या फिर सॉफ्टवेयर के बेस पर अप्लाई किया जा रहा हो। तो मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के बेस पर हमने रैंडमनेस को काउंट किया, या मल्टीपल जब हम प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की मालूम करना चाह रहे हो तो हम अपने प्रोसेस को जितने काउंट को बढ़ाते जाते हैं तो हम अपने थ्योरेटिकल आउटपुट तक जो है यानी प्रोबेबिलिटी तक पहुंच पा रहे थे। तो सबसे पहले तो हम इसके बैकग्राउंड को जानते हैं कि मॉन्टी कार्लो कौन किन लोगों ने बनाया और उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, फिर उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल को समझ पाएंगे। So the Monte Carlo simulation, as many other numerical method, was invented before the advent of the modern computer. It was developed during the World War II by two mathematicians, Stanislaw Lem and John von Neumann. At the time, both were involved in a Manhattan project, and they came up with these techniques to simulate a chain reaction in highly enriched uranium. In simply word is speaking, they were simulating an atomic explosion. ये दो मैथमेटिशियंस थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और इनकी जो ये टेक्निक्स थी सिमुलेशन की वो एक चेन रिएक्शन पर थी जो यूरेनियम पर बेस करती थी, और ये एटॉमिक एक्सप्लोजन था जिसको ये सिमुलेट कर रहे थे। तो मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन को दूसरा नाम पड़ने की वजह, मॉन्टी एक लोकेलिटी या एक सिटी नेम थी जहाँ पर कसिनो मौजूद था, और उस कसिनो के प्रोबेबिलिटीज़ को या अनसर्टेनिटी को देखते हैं जो कसिनोस के अंदर गेम होते हैं, यही वजह है उसके नाम पड़ने की। तो जो जगह के नाम था उस पर मॉन्टी रखा गया, और जो मैथमेटिशियंस थे उन मैथमेटिशियन का सिमुलेशन पे काम करना एटॉमिक यूरेनियम एक्सप्लोजन पे था। यही वजह है कि इसका बैकग्राउंड जो है वो मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन के नेम पर बेस कर रहा है। ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन किन चीज़ों पर बेस कर रहा होता है। So the second paragraph says that the Monte Carlo simulation, also known as the Monte Carlo method or a multiple probability simulation, that is the simplest understandable words are there कि इसको probability simulation क्यों कहा जा रहा है। It's a mathematical techniques which is used to estimate the possible outcome of an uncertain event। और अनसर्टेनिटी हमने प्रीवियस सेशन पे देखा कि स्टोकेस्टिक प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है या मॉडल है जिसमें अनसर्टेनिटी मौजूद थी, और जहाँ पर अनसर्टेनिटी मौजूद होती है वहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं प्रोबेबिलिटी की।
क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी में अनसर्टेनिटी होती है। सो इट इज़ अ अनसर्टेन स्टोकेस्टिक प्रोसेस, यानी हम कह सकते हैं कि मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन एक ऐसे सिमुलेशन को कहा जाता है जहां पर हम पॉसिबल आउटकम को एस्टिमेट करना चाहते हैं अनसर्टेन इवेंट के दरमियान रहते हुए, और इस अनसर्टेन इवेंट्स को या प्रोसेस को स्टोकेस्टिक प्रोसेस कहा जाता है। तो द लास्ट थिंग, द कोर कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन इज अ मल्टीपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी हम अपने सिमुलेशन पे रैंडम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं और बार बार सैंपल लेने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस कैन बी एनी ऑफ द टाइप, फॉर एग्जांपल वो नॉर्मल हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, बीटा एंड गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनी जिसको भी आप जो नेम देना चाह रहे हो। तो हमारे पास जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी हम उसमें मल्टीपल रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक को यूज़ करेंगे ताकि हम उसमें अनसर्टेन इवेंट को जान सकें और एस्टिमेट कर सकें जिस प्रॉब्लम पर भी हम काम कर रहे हैं, इधर वो डिस्ट्रीब्यूशन की हो, नॉर्मल हो, कंटिन्यूअस हो, बीटा हो, गामा हो, जो भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते आ रहे हैं वो उसमें हो सकते हैं। अब हमें समझना होगा कि टॉस एग्जाम्पल में मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन किस तरह से इस्तेमाल हो रही है। तो हम जानते हैं कि जब हम कॉइन फ्लिपिंग की बात करते हैं तो कॉइन फ्लिपिंग के अंदर कि हम देखते हैं कि हमारे पास या तो टेक्निक हेड आ रहा होगा या फिर टेल आ रहा होगा, ठीक है। तो हम ये भी देखते हैं इसमें कि हमारे पास 50% चांस बोथ के होते हैं कि हेड आए या 50% चांस टेल के हैं। तो अगर मैं अपने प्रोसेस को कुछ इस तरह से कहता हूँ कि हमारे पास हेड है जिसे हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टेल है जिसे हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कुछ मैं स्केल में इस तरह से दिखा सकता हूँ कि ये प्रोसेस हमारे पास 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, और ये हाफ पार्ट है हमारे पास। तो ये जो एरिया है जो थ्रेशोल्ड के साथ हाफ पे है, मैं इसे हेड कह सकता हूँ या टेल कह सकता हूँ या कह सकता हूँ इस एरिया को, या टेल कह सकता हूँ। तो हमने ये डिसाइड कर लिया है कि जो रेंज है 0 से 1 के दरमियान, उसमें 0.1 से पहले का पार्ट या 0 के दरमियान का पार्ट हेड है और उसके बाद का पार्ट 1 तक जो है टेल है। तो हमें सबसे पहले किस बात की ज़रूरत होगी मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन अप्लाई करने की, ताकि हम अपने थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को मैच कर सकें। तो हमने लॉ ऑफ लार्ज नंबर के अंदर देखा था कि एक प्रोसेस हमारे पास थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है जिसमें हम 50% हेड को और 50% टेल को दे रहे होते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटल में हमेशा ऐसा नहीं होता। यानी आप 10 टाइम फ्लिप करें तो मुमकिन है कि हेड जो है वो 70% आ रहा हो और टेल जो है वो 30% आ रहा हो। तो हम लॉ ऑफ लार्ज नंबर में यही देखते थे कि हम अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी से मैचअप करना चाह रहे होते हैं। तो ओके, सो बैक टू द मॉन्टी कार्लो। तो हमने मॉन्टी कार्लो में एग्जांपल ली, हेड और टेल को नंबर दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम जनरेट करते हैं कुछ रैंडम नंबर, ठीक है। तो रैंडम नंबर को जनरेट ये है कि हम रैंडम टाइम जो है हेड एंड टेल को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ 0 से 1 लिखा है इसलिए क्योंकि मैंने हेड और टेल को डिवाइड किया हुआ है। तो जब मैं रैंडम नंबर जनरेट करवा रहा हूँ तो रैंडमली वो क्या हो रहा होगा, टॉस हो रहा होगा। उस बेस पर जब कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा तो 0 से 1 के दरमियान होगा। इस बेस पर हम यहाँ पर इफ एल्स से ये कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास इस आर की वैल्यू, यानी जो वेरिएबल हमने रैंडम के लिए लिया हुआ है, वो 0.5 से लेस देन है, तो मैं इसे कहूँगा कि ये हेड है और अदरवाइज एल्स में हम इसे टेल कह देंगे। तो हम हमेशा ये देखेंगे कि जो हमारे वैल्यूज़ होंगी वो एक्सपेरिमेंटल पर बेस कर रही हैं इस वक्त। तो एक्सपेरिमेंटल में वैल्यूज़ जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 टाइम टॉस किया, 10 टाइम किया, तो कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2 टाइम टॉस पे लूँ और 2 टाइम हमारे पास टेल आ जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास रॉन्ग है, ठीक है। 10 टाइम टॉस करने पर हमारे पास 8 टाइम टेल आता है और 2 टाइम हेड आता है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट जो होगा फॉल्स हो जाएगा। तो इस बेस पर हम अपने लॉ ऑफ लार्ज नंबर की टेक्निक को यूज़ करते हुए यहाँ पर काउंट को बढ़ाते जाएंगे। तो जितना काउंट हमारा इंक्रीज होता जाएगा हम अपनी इस प्रोबेबिलिटी के नियर आते रहेंगे, यानी थ्योरेटिकल जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी है हम उसके नियर आते रहेंगे। तो जो हमारा ग्राफ है वो, अगर ये थ्योरेटिकल हमारा प्रोबेबिलिटी है और हम यहाँ से कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इस तरह से इंक्रीज होता जाएंगे और एट लास्ट हमारा जो फ्लक्चुएशन है वो बिल्कुल इसके नियर आ जाएगा और हम अपने बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट के नियर लेके चले जाएंगे, ऑलमोस्ट उसके नियर हो जाएंगे। तो इस एग्जांपल से हमें पता चल रहा है कि मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन जो है
अनसर्टेनिटी को, यानी इस अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, एस्टिमेट कर रहा है, किस चीज़ के ज़रिए से, रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए से। ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने रैंडम सैम्पलिंग की हुई है, 0 से 1 के दरमियान कोई भी वैल्यूज़ आ रही है और उसको हम अपने उस सिमुलेशन पे यूज़ कर रहे हैं। सिमुलेशन से मुराद ये कि ये पार्ट हमारे सिमुलेशन का कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिमुलेशन यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, कोई पीसी या फिर कोई मशीन है हमारे पास जो ये काम परफॉर्म करके हमें दे रहा है। और जैसे जैसे हम अपने रेंज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम अपने प्रॉबिलिटी को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो दैट इज़ अ प्रॉपर एग्जांपल ऑफ द मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। सेकंड बड़ी फेमस एग्जांपल है जिसको हम पाई वैल्यू कहते हैं, कि पाई वैल्यू किस तरह से मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन से फाइंड की जाती है। इस एग्जांपल में दो हमारे पास एक्सपेरिमेंट के पार्ट कह सकते हैं या आप टूल कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर हमारे पास एक सर्कल है। तो इस सर्कल का कुछ रेडियस हो सकता है। तो मैं अगर इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूं और इस लाइन से भी एक ड्रॉ करूं तो मैं इसे कह सकता हूं कि हमारे पास रेडियस 2r है। और इस बेस पर अगर मैं रेक्टेंगल पार्ट को देखूं तो रेक्टेंगल पार्ट जो है वो डबल होता है। तो अगर मैं इसे 2r कह रहा हूँ विड्थ वाइज, तो ये हाइट वाइज भी 2r होगा। तो इस बेस पर वी नो दैट द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 4r square unit square, while the circle area of the circle is pi r square. So the ratio of these two values are the area of the circle and area of the square is 4 pi r square divided by 4r square. तो r square से r square कैंसिल हो गया तो 4 पाई। तो इस बेस पर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पाई की वैल्यू को सेपरेट करूं तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 इस तरफ चला गया। तो ये जो पाई की वैल्यू है ये मॉन्टे कार्लो के ज़रिए से हमें फाइंड करनी है या डिस्ट्रीब्यूट करनी है। नाउ द वेरी लार्ज नंबर टू जनरेट दिस पॉइंट, हमें काफ़ी पॉइंट की ज़रूरत होगी जिसके ज़रिए से हम इसे 4 वैल्यूज़ को जनरेट कर पाएंगे। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए जिसमें हम पाई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसमें हम जानते हैं कि अगर मैं इस पूरे डायग्राम को शो अप करूं तो इसमें अगर मैं इसको हाफ से पार्ट करूं तो ये सिमेट्री है, यानी 50% डेटा या 50% पार्ट इमेज का यहाँ पर आ जाएगा और 50% यहाँ पर आ जाएगा सिमेट्री। ये डेफिनेशन है जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी देखा है। तो इस बेस पर अगर मैं एक पार्ट इसका यानी फर्स्ट क्वार्टर ले लूँ तो इस फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे पास सर्कल का भी एक पार्ट आ रहा है और रेक्टेंगल का भी पार्ट आ रहा है, यानी ये रेक्टेंगल पार्ट है और ये सर्कल पार्ट है। तो हमने एग्जाम्पल में अपने रेडियस को, यानी ये ओरिजिन पॉइंट है और इस ओरिजिन पॉइंट पे r की वैल्यू 1 ले ली। तो r की वैल्यू 1 लेने से ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर बनेंगे वो एक्स वाई के बनेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर जितने पॉइंट्स रेड या ब्लू दिख रहे हैं आपको, ये एक रैंडम जनरेशन है, यानी रैंडम नंबर जनरेट करते हुए हमने यहाँ पर पॉइंट डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, रैंडम जनरेशन पे अभी हमने देखा जिस तरह से हम यहाँ पर 0 से 1 के दरमियान कर रहे हैं, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो रैंडम जनरेट कर रहे हैं और वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हर एक कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म पर रिप्रेजेंट हो सकता है इस कोऑर्डिनेट्स के साथ, तो यहाँ पर वो मौजूद है। अब हमें इस रैंडम जनरेट नंबर्स को इस पाई की यूज़ करना है। ओके, तो इसके बाद हमें बिल्कुल उसी प्रोसेस को रिपीट करना है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में रैंडम नंबर के बेस पे किया कि 0 से 1 के दरमियान हम रैंडम नंबर जनरेट करा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर आप इस इमेज को देखें तो हमने 1 क्वार्टर लिया है, 1 क्वार्टर के आउटसाइड पर हमारे पास रेक्टेंगल एरिया है और सर्कल एरिया है। रेडियस की वैल्यू हमने 1 ली हुई है, रैंडम नंबर हमने जनरेट करवाया। तो रैंडम नंबर जनरेट करने की वजह से कुछ डॉट्स जो है वो रेड एरिया में आए हुए हैं जिसको रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और कुछ ब्लू डॉट्स के साथ हैं। तो इस बेस पर जो पाई का फॉर्मूला होगा हमारा वो कुछ चेंज हो जाएगा। तो पहले तो फॉर्मूले को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो पाई इज इक्वल 4 के बाद वो एरिया जो रेड के साथ है, तो मैं इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ रेड एरिया। ठीक है, और इस रेड एरिया को हम डिवाइड करेंगे टोटल एरिया से। तो टोटल में हमारे पास रेड एरिया भी और ब्लू भी एरिया है, तो मैं कह सकता हूँ रेड प्लस ब्लू एरिया। ठीक, तो ये हमारे पास कंप्लीट इसकी। अब ये कंप्यूट किस तरह से कर पाएगा कि कौन से डॉट रेड एरिया में है और कौन से ब्लू में। तो उसको आसान से एग्जांपल में हम ऐसे समझते हैं कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि r की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर मैं रेडियस की लाइन को इस तरह से मेजर करूँ, इस तरह से मेजर करूँ या फिर इस तरह से मेजर करूँ, तो हर जगह इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। यानी वो तमाम पॉइंट जो रेडियस 1 के अंडर में मौजूद हैं वो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी कि ये 1 के बराबर है, यानी 1 के रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, यानी ये अप्लाई होती रहेगी कि x प्लस 5 की वैल्यू जो है हमेशा
लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी। तो इस बेस पे हम जानते हैं कि जो हमारे डॉट्स हैं यानी x की वैल्यू है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी हमेशा, यानी x एंड y की वैल्यू जो है हमेशा वो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन इक्वल टू 0 है। इस दोनों कंडीशन को हमेशा वो कंडीशन क्या करती रहेगी, सेटिस्फाई करती रहेगी। तो इस बेस पर हम रेक्टेंगल और सर्कल को यूज़ करते हुए पाई की वैल्यू फाइंड कर मोंटी कार्लो सिमुलेशन के बेस पे। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल और एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या है। इस बेस पर हम जब इसे कैंसिल आउट कर रहे थे तो 4/4 की वैल्यू मिल रही थी। पाई को सेपरेट करने के बाद हमें ये पता चला कि 4 टाइम जो है एरिया ऑफ द सर्कल और एरिया ऑफ द स्क्वायर के बराबर है। और जब हम पाई को सेपरेट करते थे यानी रेक्टेंगल एरिया का 1/4 लेकर एरिया पाई की वैल्यू को प्रूव करना चाह रहे थे, तो उस बेस पर हमने देखा कि रैंडम वैल्यूज़ किस तरह से उसमें पॉइंट हो रही थी। दो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए, x² + y² लेस देन इक्वल टू 1 और x एंड y की पॉजिटिव वैल्यूज़ जो कि 1 एंड 0 के दरमियान रेंज होनी चाहिए। तो हमने रैंडम वैल्यू को जनरेट किया, उस बेस पर हम पाई वैल्यू को यहाँ पर सेटिस्फाई कर पाए। तो एट लास्ट हमने ये चीज़ देखी कि मोंटी कार्लो सिमुलेशन एक ऐसा सिमुलेशन सिस्टम है जो अनसर्टेनिटी को प्रूव कर रहा होता है, अनसर्टेनिटीज़ के प्रॉब्लम को एस्टिमेट करके बता रहा होता है, जिसमें हम मल्टीपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ कर रहे थे। तो हमने जनरेट किया रैंडम नंबर को पहले टॉस के एग्जाम्पल्स पे यानी फ्लिपिंग कॉइन के ज़रिए से, और करके हम अपनी वैल्यूज़ को एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से मैचअप करने लगे। फिर हमने मोंटी कार्लो सिमुलेशन को पाई वैल्यूज़ पर फाइंड किया और उस बेस पे देखा कि जो हमारे पास शेप वैल्यूज़ है वो पाई को किस तरह से सेटिस्फाई कर रही होती है। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से बर वक्त जवाब दे सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पर मुलाकात होगी। सी यू देयर।